आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आदित्य पब्लिकेशन हिंदी, जो कि हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसका सेकंड पार्ट, क्लास फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए कुछ चीज़ें देखेंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है कि आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। आगत व्यंजन होते हैं वो 2 नंबर्स में 2 होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। इसमें छाछ छत्री त्रास त्रिशूल ज्ञासे ज्ञानी श्रास्य श्रमिक, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद का वर्ग की ध्वनियाँ क ख ग घ अंग, ये 4 होते हैं, ठीक है। ये का वर्ग होता है और चा वर्ग चा से इया तक होता है और इन सब के नीचे हलंत लगा होता है। हलंत का मतलब होता है ये स्वर रहित होते हैं, मतलब इस ये जो का है इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, और लेकिन अगर हमने का लिखा है तो का में आ भी आएगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया तो ये आ इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ व्यंजन हो जाएगा, ओके। और जो टा वर्ग होता है उसमें टा से अड़ा तक, और इसमें जो है 2 उच्चित व्यंजन भी आ जाते हैं, ठीक है। और जो ता है, ता में ता से लेकर के ना तक, पा में पा से लेकर के मा तक, ये है वर्ग। और संस्कृत में इनको ऐसे का वर्ग है तो उसको कु बोलते हैं, चा वर्ग है तो चू, टा वर्ग है तो टू, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए हमारे। और जो या और वा होता है वो अर्धस्वर भी होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये स्वर की तरह भी जो है रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें अर्धस्वर बोलते हैं। और जो रा है वो लुंठित व्यंजन है, और जो रा को लुंठित व्यंजन और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि पार्श्विक व्यंजन किसमें से किसे बोलते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म व्यंजन होता है वो सा, श, स और हा, ये चारों ऊष्म व्यंजन है। उच्छित व्यंजन ये हो गए हमारे ड़ और ढ, ये हो गए उच्छित व्यंजन, ठीक है। और उसके बाद अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, ठीक है। पहला मतलब जितने भी वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, इनका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, और उसके साथ साथ में फ और स, सा और श, ये 4 अक्षर, ठीक है। पहला दूसरा और ये 4 अक्षर, ये सारे होते हैं अघोष। सघोष का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण, ठीक है। तीसरा चौथा, जैसे कि का वर्ग हम देखते हैं तो का खा, ये अघोष में आ जाएंगे, ठीक है। और गा घा अंगा, ये सारे सघोष में आ जाएंगे, ठीक है। और इन सब के साथ तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण के साथ जो है अंगा, ढ और जा, या, रा, ला, वा, हा, ये सभी भी सघोष में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है, तो देखिए अल्प प्राण वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण होते हैं, तथा उसके साथ साथ में अंतस्थ जो होते हैं, अंतस्थ वर्ण, या, रा, ला, वा, ये सारे होते हैं हमारे ये सारे होते हैं हमारे अल्प प्राण। मतलब इनको हम लोग नॉर्मली मतलब धीमे से बोला जाता है इनका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और महाप्राण मतलब प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण के जो अक्षर होते हैं उन्हें महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और जो ऊष्म वर्ण होते हैं वो महाप्राण में आते हैं, और जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। ये सब आपको जो है 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो उससे आपको जो है क्लियरली याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन वो होते हैं जो नाक और मुंह से जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है, और जो जितने भी वर्ग होते हैं का से लेकर के पा तक, सबका जो पंचमा अक्षर होता है उसे हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। पंचमा अक्षर जो होता है उसे हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि पहले का हो गया अंगा हो गया, फिर इया हो गया, फिर एड़ा हो गया, न हो गया, मा हो गया, ठीक है। उसके बाद कंठ व्यंजन की बात करेंगे तो कंठ व्यंजन का से अंगा तक, ठीक है। तालव्य की बात करेंगे तो तालव्य कौन से हो गए, चा से च, छ, ज, झ, इया और शा और या, ये भी तालव्य हो गए, ठीक है। मूर्धन्य की बात करेंगे टा वर्ग आता ही आता है, उसके साथ में शा से षटकोर और ड़, ये भी। दंत की बात करेंगे तो ता से ना तक। ओष्ठ की बात करेंगे तो पा वर्ग, ठीक है। पा वर्ग के साथ में फ, और ये वाला भी फ, मतलब इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ, ये भी फ ओष्ठ में ही आएगा। और उसके बाद दंतोष्ठ की बात करेंगे तो जो दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर के बोला जाता है वो होता है हमारा वा, ठीक है। और उसके साथ साथ में स्वतंत्रीय व्यंजन जो होता है वो हा होता है, स्वर यंत्रीय जो व्यंजन होता है वो होता है हा। ये स्वर यंत्रीय मतलब ये जो जिसे हम लोग गांव में बोलते हैं ना कौवा, जो गला होता है स्वर यंत्र, वहां से बोला जाता है। और जो दंत उष्टों से बोला जाता है वो होता है हमारा व, ठीक है। और ये देखिए कुछ यहाँ पे एक
ब्रैकेट इसके एक जो कोष्टक के अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक है, 52 होती है। जो छा होता है वो क और शा, साशे षटकोण इन दोनों के योग से बना हुआ होता है, ठीक है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ठीक है, तो जो ट है वो दंत्य नहीं है, ठीक है। का जो का वर्ण है उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो जो का वर्ण है सभी जानते हैं क्या है, KTMDO याद किया था ना हमने, के मतलब जो ये कंठ से बोला जाता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं वर्ड, ठीक है। हिंदी में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। और जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, का खा ये सारी कंठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है। ई और ए वर्ड क्या कहलाते हैं, तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। ये कंठ और तालु को मिला के बोले जाते हैं। ए इसलिए कंठ तालव्य कहलाते हैं। और जो ओ होता है ये कंठ ओ, ये जो है कंठ ये जो है होठ से बोले जाते हैं, ठीक है, कंठ और होठ से बोले जाते हैं, ठीक है। और जो आयोगवाह वर्ड होते हैं वो अंग आहो होते हैं, ये ना स्वर की तरह होते हैं ना ये व्यंजन की तरह होते हैं। जो अघोष होते हैं वो श होता है, जो सा सपेरा होता है वो सा होता है, ये अघोष होता है, ये महाप्राण भी होता है। और हिंदी में सा ध्वनि जो होती है वो तालव्य होती है, ठीक है, इसे हम अघोष भी बोलते हैं, महाप्राण भी बोलते हैं। और ये होता है, ये जो होता है ये तालव्य होते हैं, ताल से बोले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद या रा ला वा ये व्यंजन इन्हें हम अंतस्थ बोलते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और जो सा 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 ये होते हैं ये इन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो अपने आप ही सारा याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं हम लोग, हमारा आज का अगला टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों की ओर बढ़ते हैं। तो विराम चिन्ह क्या होता है, देखिए विराम का मतलब होता है जब भी हम लोगों से कोई किसी से भी हम बोलते हैं ना विराम लगाओ, अपनी वाणी पे विराम लगाओ। विराम का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब होता है रुकना, ठहराओ या फिर रुकना, ठीक है। जिस तरह हम क्या करते हैं, कोई काम करते करते बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जब हम लेखन का कार्य करते हैं लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोयोग्य को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है, ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, ठीक है। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंधित बताते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो किसी गुरु का नाम दिया रहता है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने जो है किसे अंग्रेजी का नहीं माना है, तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग इसे जो है आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु जो थे उन्होंने पूर्ण विराम को छोड़ के सभी को अंग्रेजी का ही माना है, जितने भी विराम चिन्ह होते हैं। आइए जानते हैं विराम चिन्हों के बारे में कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, इसके भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई, 20 बताई है। ये हम लोग ये याद करने योग्य बात है, कामता प्रसाद गुरु ने 20 बताई विराम चिन्हों की संख्या। पहला अल्प विराम, ठीक है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, डैश संयोजक चिन्ह, सामाजिक चिन्ह, ठीक है, कोष्टक हो गया, अवतरण चिन्ह हो गया, उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं, उपविराम, इसे अपूर्ण विराम भी बोलते हैं। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बता करके मान्यता देने की बात करते हैं, ठीक है। और विवरण चिन्ह, उसके बाद आता है विवरण चिन्ह, उसके बाद आता है पुनरुक्त सूचक चिन्ह, ठीक है। ये हो गया लाघव चिन्ह, ये एब्रीवेशन मार्क, ठीक है। ये लोप चिन्ह हो गया, उसके बाद पाद चिन्ह हो गया, दीर्घ उच्चारण चिन्ह हो गया, पाद बिंदु हो गया, हंस पद हो गया, टीका सूचक हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे 18। और आगे देखते हैं हम लोग, हाँ ये हो गए तुल्यता सूचक, ठीक है। और उसके बाद हो गया समाप्ति सूचक, ये हो गए 20 जो कामता प्रसाद गुरु ने बताया ही ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। और इसमें हमने अच्छे से इसको जो है एक एक का नाम देख लिया। अब इसको हम लोग आगे चल के डिस्क्राइब करेंगे, पहले थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। और विराम का अर्थ होता है ठहराव। यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, इसे हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। विराम का अर्थ होता है ठहराव, ठीक है। और श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, 20 बताई है। अल्प विराम चिन्ह
चिन्ह, ये मतलब अल्प विराम का मतलब होता है ये सिंपल सा कॉमा, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह, एक ऊपर पॉइंट लगता है फिर नीचे कॉमा लगता है, ठीक है। उसके बाद हंस पद किस विराम का जो है नाम होता है, तो त्रुटि विराम। जैसे देखो कभी कभी हो जाता है हम लोग कोई लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम कुछ लिखना भूल गए तो हम लोग ऐसे एक साइन लगा देते हैं, वो हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे हम राम लिखना भूल गए तो राम हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो साइन लगता है इसे हम बोलते हैं हंस पद चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। कौन से वाक्य का प्रयोग होगा, तो कहाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, मतलब यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है, जब लाइन हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद उप विराम चिन्ह क्या होता है, तो उप विराम मतलब ऐसे 2 पॉइंट टाइप के होते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं उप विराम चिन्ह। उसके बाद है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो अल्प विराम का चिन्ह जो है इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखा रख देते हैं तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो किसी की बात को उठा करके रख देना, वैसे ही रख देना, उसे बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और उसमें जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें वो ये उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं ना, तो वही जब किसी की बात को जैसे उसने कहा वैसे ही हमने लिख दिया तो इसे हम जो है लिख देते हैं, तो इसे हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। इसे इंग्लिश में जो डायरेक्ट इसे जो है इंग्लिश में जो है वो कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। और संक्षिप्त रूप को दिखाने के लिए ये लगाते हैं, जैसे हमने डॉक्टर लिखा है तो हमने ऐसा डॉ लिख दिया और उसके बाद ये लगा दिया एब्रीवेशन का मार्क, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए ये जो है चिन्ह जो है लगा दिया जाता है। इसे लाघव चिन्ह बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में एब्रीवेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है ये। और उसके बाद है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, ठीक है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, देखो जो रात्रि होता है उसी को तो हम लोग निशा कहते हैं ना, रात्रि निशा एक ही होता है। जब एक जैसी चीज़ें हम लोग लिखेंगे तो क्या कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वल टू बोलते हैं, इक्वल का साइन बोलते हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा परिचित होंगे सभी लोग। इक्वल, जब 2 चीज़ें बराबर होती हैं तो हम इक्वल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब पूर्व बात पर पुनरुक्ति करनी होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग देखो कोई सॉन्ग लिखते हैं ना, कोई गाना हम लोग लिखते हैं, जैसे कि कोई माता रानी का सॉन्ग लिख रहे हैं, तो वही बात जब रिपीट हो रही होती है ना तो हम थोड़ा सा लिख करके, जैसे कि पोएम, जैसे कि प्रेयर लिखते हैं, इतनी शक्ति, तो इतनी शक्ति हमें दे न दाता, वही लाइन हमें लिखनी है ना, तो हम क्या करते हैं डैश 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 लगा देते हैं, मतलब कि यही वाली जो ऊपर लाइन हम लिख चुके हैं ना वही वाली लाइन यहाँ पे फिर से लिखनी, ठीक है। तो ये जो बात है, जो हमें लाइन हमें पता होती है ना कि वही लाइन रिपीट होगी तो हम डैश 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 लगा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। हाँ, अब तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो हम लोग अभी पढ़ चुके थे कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा श शाह, ये वाले कौन से, ये वाले हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये सारे कौन से हो गए, ये कोई दंत हैं, कोई क्या है, कोई जो है जैसे हमने पढ़ा था ना KTMDU, उसी के हिसाब से ये सारे वर्ग हो गए, और ये शाह शाह ये ऊष्म व्यंजन हो गए। अब देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिंदी में जिन वर्डों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्डों को हम लोग क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, अघोष कहते हैं, या अल्प प्राण कहते हैं, या महाप्राण कहते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं अघोष। सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है, मतलब इन्हें जो है नॉर्मली बोला जाता है सिर्फ श्वास के प्रयोग से, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं अघोष, ठीक है। उसके बाद 11 लावा व्यंजनों को कहते हैं। ये 11 लावा व्यंजन क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और जो शाशा शाह होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। और जो का से लेकर के पा, पूरा का से लेकर के पा वर्ग होता है वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ओष्ठ ध्वनि है, ऐसा कौन सा ध्वनि है जो ओष्ठ से बोला जाता है, तो कौन सा बोला जाता है, हमने याद किया था ना KTMDO, तो ये काखा गघा, फिर काखा ग के बाद चछ जछा, फिर चछ जछ काखा गघा, चछ जछा, टाठा डाडा और ताथा दाधा, फिर पाफा बाभा,
ठीक है। तो होस्ट से कौन सा बोला जाता है, पाफा बाभा वाली लाइन होस्ट से बोली जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें पा नहीं है लेकिन फा तो है ना, तो फा क्या है, होस्ट से बोला जाता है। ठीक है, और ये सारे होस्ट से नहीं बोले जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वॉबल को हिंदी में कहते हैं, वॉबल को क्या बोलते हैं, वॉबल को हम लोग स्वर बोलते हैं हिंदी में ना, ये देखिए, तो इसका सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। उसके बाद है जिन स्वरों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आकारांत कहते हैं। क्योंकि आयोगवाह तो नहीं कहेंगे, आयोगवाह तो एग्जैक्ट है कि दो ही होते हैं, अंग होता है, आह होता है। ठीक, अनुस्वार ये भी एग्जैक्ट है कि अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार विसर्ग, ये अंग की जो मात्रा होती है इसे अनुस्वार बोलते हैं। अंतस्थ भी क्या है, पहले से फिट है कि भैया या रा ला वाह ये अंतस्थ होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता। और अकारांत, अकारांत जिसके लास्ट में आ आता है उसे हम अकारांत बोलते हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा नदी, ये ई आ गया लास्ट में तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इकारांत बोलते हैं। अगर आ गया रामा तो ये क्या हो गया, ये हो गया अकारांत हो गया हमारा। ठीक है, जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे ना तो शब्द रूप में ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करी जाएंगी। अब देखिए अगला है कि कौन स्वर नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्वर नहीं है। तो डायरेक्ट बात है कि छोटा स्वर है, ए स्वर है, ऊ स्वर है, बा जो है ये स्वर नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है, तो कौन सा घोष है इसमें से, तो इसमें से कौन सा घोष है, इसमें से जो दा है ये घोष है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो सघोष होते हैं, सघोष अघोष जो पीछे वाले होते हैं, ठीक है, जो पीछे वाले तीनों होते हैं वो क्या होते हैं, वो अघोष होते हैं। ठीक है, आगे वाले क्या होते हैं, ये घोष होते हैं। ठीक है, उसके बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वर्ड या अक्षर को बोलते हैं। ठीक है, और अच्छा एक इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, और लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड या अक्षर को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला वर्डों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। तो व्यवस्थित वर्डों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे व्यवस्थित या क्रमबद्ध इस टाइप से कुछ वर्ड्स होंगे ना उसे हम जो है लिखेंगे वर्णमाला। अच्छा एक क्वेश्चन इस बार आया था, किसी एग्जाम में आया था कि वो लिपि के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो लिपि का मतलब क्या होता है, लिपि का मतलब वही तो होता है कि जो हम लोग अक्षर लिखते हैं वही तो होते हैं लिपि ना। तो लिपि के क्रमबद्ध समूह को भी वर्णमाला ही कहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी, तो कंठ ध्वनि कौन सी, का खा, अभी पढ़ा था ना KTMDO, का खा, ये कंठ ध्वनि है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए कौन से है, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे, हमारे डा और ढा ये मूर्धन्य हो जाएंगे। इसके नीचे जो आंसर भी सबके लिखे हुए हैं, लेकिन हमें आंसर में छापना नहीं है, बस अब पहले से हमें पढ़ना है कि डा और ढा जो है क्या हो जाएंगे, मूर्धन्य हो जाएंगे। ठीक, आंसर नहीं दिखेगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण हर जितने भी वर्ड होते हैं सबका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो लेटर होते हैं ये कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और जो सेकंड होता है और फोर्थ होता है ये कौन से होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। तो ये सारे महाप्राण हो जाएंगे, ये सारे अल्प प्राण हो जाएंगे। अब देखिए पहला तीसरा चौथा कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए छोटा आ बड़ा आ, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें छोटा आ क्या है, ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है, इसको तेज से बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद है का और गा, तो ये क्या है, ये है अल्प प्राण क्योंकि पहला है और तीसरा है। उसके बाद और भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे और कौन कौन से दिए, ये ता था दा धा, तो ये कौन से, ये तो महाप्राण दिया है। ठीक है, ये वाला जो सी वाला है ये महाप्राण दिया है। और पा फ ब भा ये भी क्या है, ये भी महाप्राण है क्योंकि दूसरा और चौथा है, इसलिए अल्प प्राण कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी, तो नवीन विकसित मतलब जो नई खोजी गई हूँ। ठीक है, नई आई हूँ, तो कौन कौन से हैं, ये क और फ, का और ग ये वाली जिसमें नीचे नुक्ता लगा होता है, का और गा ये नई ध्वनियाँ, ये तो सब बहुत पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से घोष वर्ड कौन से हैं। तो निम्नलिखित में से घोष वर्ड कौन कौन से हैं हमारे, सघोष और अघोष। जो देखो जो घोष होता है ना उन्हें सघोष भी, घोष सघोष दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये घोष कौन से हैं, माँ घोष हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ड भैया व्यंजन नहीं है, तो ऊ जो है वो हमारा व्यंजन नहीं है, क्योंकि ऊ क्या है, ऊ स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सी धुन ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है, बताइए कौन सी ओष्ठ नहीं है। प ओष्ठ कौन सी होती, प फ ब भ म। तो प फ ब भ म ये तीनों तो हो गए ना ओष्ठ। ये जो है ता है ये नहीं है, क्योंकि ता था प फ म त था ना। तो जो ता था दा धा है ये कौन सी है, KTM DO ये कहाँ से बोली जाती है, बताइए बताइए। ये दंत से बोली जाती है ना, ता, हाँ ये दंत से बोले जाते हैं, ठीक है। पढ़ पढ़ के आप देखेंगे ना, आप प्रैक्टिकल करिए तुरंत सबको समझ में आएगा। उसके बाद है निम्नलिखित हिंदी भाषा में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी मानी गई है, 52 मानी गई, ठीक है, 52 मानी गई। अच्छा इसमें ना वैसे अगर आपके एग्जाम में आएगा कितनी मानी गई तो आप लोगों को 52 ही लगानी है, लेकिन इसमें जो है बहुत जगह कन्फ्यूज़न भी है, मतलब सारे अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग टाइप से माना भी है। इसमें जो कामता प्रसाद गुरु का नाम हम लोग बहुत ही फेमस है ना, कामता प्रसाद गुरु ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 46 वर्ड ही माने, उन्होंने 46 वर्ड माने, टोटल 46। उन्होंने 13 स्वर माने हैं, उसमें से 33 व्यंजनों को माना है, ठीक है। और टोटल जो है 46 वर्डों को कामता प्रसाद गुरु ने माना हुआ है, ठीक है। और इसमें से जो ये 33 वर्ड है, इसमें से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म और 4 अंतस्थ व्यंजन, आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे। और जो उदित नारायण तिवारी गुरु जी हैं उन्होंने 51 वर्ड माना है, उन्होंने 51 माना है कि 51 टोटल ध्वनियाँ हमारी होती हैं, ठीक है। और इन्होंने किसे नहीं माना, इन्होंने री को नहीं माना, इन्होंने री को माना है कि यह अनावश्यक है, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए इन्होंने री को हटा दिया, ठीक है। तो अगर नॉर्मली ऐसे आएगा कि मूलतः वर्डों की संख्या बताइए तो आपको 52 ही टिक करना, लेकिन अगर गुरु का नाम दे देंगे कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या लगाएंगे, 46 लगाएंगे। और जो कामता प्रसाद गुरु है उनकी एक बुक है आशुलिपि की बुक, उसमें इन्होंने इसका जो है डिस्क्रिप्शन दिया है। और उदित नारायण तिवारी के अकॉर्डिंग अगर मानेंगे तो 51 आएगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि उदित नारायण तिवारी ने किसे अनावश्यक माना है, तो किसे माना है, री को उन्होंने अनावश्यक मान लिया, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो नासिक व्यंजन पंचमा अक्षर इज नासिक। तो पंचमा अक्षर मतलब इया, तो ये नासिक हो गया, ठीक है। उसके बाद है ए ए वर्ड क्या है, जो ए ए वर्ड क्या होते हैं, ये हो गए हमारे कंठ तालव, ए ए हो गए कंठ तालव, और ओ हो गए कंठोष्ठो, ये कंठ और ओष्ठ से मिलाकर बोले जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो बताइए हिंदी वर्णमाला के मानक में किसे स्थान नहीं दिया गया, तो किसे नहीं दिया गया, तो इसे नहीं दिया गया, जो श्री है ना इसे मानक के स्थान नहीं दिया गया, ठीक है। ये वाला श्री, जो ये ऊपर लिखा है ली, ये भी जो है उसमें संस्कृत में जो है ये जो वो वाले वो होते हैं ना, श्लोक होता है या फिर कुछ भी होता है उसमें यूज़ में आता है री और क्री और ये अंगा, ये सब तो मानक में स्थान इनको दिया गया है, लेकिन श्री को नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद है ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन्हें जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, तो द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है, तो बताइए इसमें से द्वित्व व्यंजन कहा जाएगा दिल्ली को। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जिसका जो जैसे ला हमने हाफ लिखा तो ला ही फुल भी होगा, ठीक है, ये होते हैं द्वित्व व्यंजन, जिसका हाफ होगा उसी का फुल होगा, ठीक है। जैसे हमने का लिखा तो का हाफ होगा और का ही फुल होगा, तो ये हो गए हमारे द्वित्व व्यंजन, जिसमें जिस अक्षर का हाफ वही होगा वही फुल होगा, उसे हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन, ठीक है। और जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आधा वर्ड किसी अलग का होता है, किसी कोई और जो है स्वर या व्यंजन होता है, ठीक है, आधा कोई और होता है, तो उसे हम बोलते हैं वर्ण युच्छ व्यंजन। जैसे कि हमने लिखा मिथ्या, तो मिथ्या में क्या हो गया, थ और या, ये क्या हो गया, ये था दूसरा व्यंजन है, ये दूसरा व्यंजन है, ठीक है, जिसमें आधा और पूरा दोनों जो स्वर रहित और स्वर सहित दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्ण युच्छ, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वर्ण युच्छ। ये एग्जाम में आ सकता है कि वर्ण युच्छ और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है, इस टाइप से, ठीक है। और जो द्वित्व व्यंजन होते हैं वो पूरा और स्वर रहित और स्वर सहित दोनों व्यंजन क्या होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। श श श ह कौन से व्यंजन है? तो श श श कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ठीक है। तो जो छा होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जो छा होते हैं वो संयुक्त वर्णों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये वाला क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो छा होता है वो किसके बाद आता है? वो का के बाद आता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो छा होता है ना, कैसे बनता है? का और श से बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक स्वर सहित होता है, एक स्वर रहित होता है। तो ये का से बनता है, इसलिए इसको जो है हम हिंदी में छा का के बाद हम लिखते हैं, ठीक है। जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, सबका ऐसे ही होता है कि जो है मतलब ये कहाँ पे आते हैं। तो ये एग्जाम में हम हमारे पूछ सकते हैं। जैसे कि हो गया कि, और हम बताते हैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हो गया कि जो वो होता है इया होता है, ठीक है। इया ये किसके बाद आता है? तो ये किसके बाद आता है? ये इया ज से मिलकर बनता है, तो ये जा के बाद आता है। इया का स्थान जा के बाद है, जा और उसके बाद इया आएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछेंगे कि ये जो त्र होता है, त्र वो किसके बाद आता है? वो ता के बाद आता है। ता एंड त्र, ठीक है। ता के बाद आता है त्र। और उसके बाद कौन सा एक हो गया? और जो श होता है वो किसके बाद आता है? शा के बाद आता है। श, ये वाला श, सलजम वाला श, उसके बाद आता है हमारा श, ठीक है। ऐसे करके बना होता है श। तो ये इनका जो है स्थान पूछ सकते हैं किसके बाद आता है। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? जा और ई के संयोग से बना है। और इसमें पता है, इसमें जो सब सारे वर्ड आपको एक ही जैसे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहला जो वर्ड होता है वो स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। मतलब पहला जो होता है उसमें नीचे हलंत लगा होगा। हलंत का मतलब होता है स्वर रहित, मतलब इसके बाद में कोई स्वर नहीं है। लेकिन जो इया है उसके साथ में क्या है? स्वर भी है हमारा। तो एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है, ठीक है। तो ये इया हो गया, ये ऐसे बनता है जा और इया से। ये बी वाला इसका, सॉरी बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। हमने डी लगा बी वाले पे रहता, लेकिन लग गया डी वाले पे, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण हो गया हमारा शा, सा से सपेरा, ये हो गया अघोष वर्ण, ठीक है। उसके बाद है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो का ख ग घ, तो ये क्या हो गया? कंठ हो गया, ठीक है। बी हो गया। उसके बाद है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? इया हो गया संयुक्त व्यंजन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत कौन सा नहीं है इसमें? टा है, ता है, धा है और ना है। तो कौन सा दंत नहीं है? ये टा नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, का खा ग च छ च छ टा ठा डा, के टी के टी एम। जो टाठा डडा वाले होते हैं ना, ये कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धन्य से बोले जाते हैं, ठीक है। एम फॉर मूर्धन, तो मूर्धन्य से बोले जाते हैं, इसलिए क्या है टाठा डडा, ये दंत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कौन सा अमानक वर्ड है? ठीक है, कौन सा अमानक वर्ड है? तो जो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा हो, जो मानक ना हो, तो कौन सा होता है? ये जो भा में माँ लगा है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये अमानक है, ठीक है। उसके बाद है छ वर्ड किसके योग से बनता है? तो पहला स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित, और कौन सा? ये वाला। ये तो पता ही है सबको कि सात से, इसमें सात से सलजम वो आता है, सात से सलजम वाला, सॉरी सात से षटकोण वाला आता है ना, सर से षटकोण ही आता है, ध्यान रखिएगा, सलजम वाला कभी भी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या कितनी होती है स्वरों की? 11 होती है, ठीक है। 11 होती है, क्योंकि जो अंग और आह होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हम स्वरों में काउंट नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है? जो जा है वो स्वर नहीं है, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो टा वर्ग क्या, कौन सा नहीं है? ये घा नहीं है, क्योंकि का खा गंगा ये का वर्ग का है ना। निम्नलिखित हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी? 33 होती है, ठीक है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पष्ट स्वर होता है। तो कौन सा पष्ट स्वर होता है, जो आ है ये से हम पष्ट स्वर बोलते हैं, ठीक है। छोटा आ होता है, उसके बाद बड़ा आ जो होता है उसे पष्ट स्वर बोलते हैं। उसके बाद खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसा बनाया जाना चाहिए। तो जो खड़ी पाई वाले होते हैं, खड़ी पाई वाले जिसमें ऐसे करके लिखे रहते हैं ना, इसे ये हो गया, ये खड़ी पाई है, ठीक है। तो कैसा बनाया जाना चाहिए, तो खड़ी पाई को हटा करके उसका क्या बनाया जाना चाहिए, संयुक्त रूप बनाना जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, इसमें किसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो ये देखो विसर्ग बीच में लगा हुआ है। विसर्ग मतलब होता है जो 2 पॉइंट लगते हैं, इसमें लगा है ना सिर्फ, और किसी में तो नहीं लगा है ना, मतलब ये बी वाले में लगा है, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, कौन सा स्वर है इसमें, ए जो है वो स्वर है, ठीक है। आज के लिए 40 क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड जो गलती हुई हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।